हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते जाएं। दोस्तों, आज बहुत ही मजेदार वाला टॉपिक, शानदार वाला टॉपिक, आधुनिक भारत का एक टॉपिक, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है क्रांति, क्या होता है आंदोलन और किस प्रकार से 1857 का महान विप्लव प्रारंभ हुआ, क्या क्या इसके कारण थे, तात्कालिक कारण क्या थे, इस समय भारत की यथा स्थितियां क्या थी, प्रशासनिक राजनीतिक कारण क्या थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और 1857 की क्रांति के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, ये सारी बातें भी हम लोग आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात, क्रांति क्या है? क्रांति भाई, इस 1857 की क्रांति को हालांकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही इसके लिए। कई ने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कई ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, कई लोगों ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें इसके लिए कही। लेकिन मतलब क्या था इसका? क्रांति क्या होती है और आंदोलन क्या चीज है? इन दोनों में मूल डिफरेंस क्या है? आगे चल करके क्यों हमें राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ने। तो क्रांति का मतलब एक तरीके से हम सामान्य परिभाषा में, सामान्य शब्दों में देखें तो तात्कालिक यदि कोई चीज है, कोई नियम है, कोई शासन व्यवस्था है, उस तात्कालिक शासन व्यवस्था के खिलाफ उसी समय कोई विद्रोह उमड़ना, उसके खिलाफ विरोधाभास वाली चीजें आना, संगठित नहीं होकर के असंगठित स्वरूप जन विद्रोह के रूप में, असंगठित जो स्वरूप है, वही चीज हमारे लिए क्या है? क्रांति है। वहीं पर हम यदि बात करें आंदोलन की, तो आंदोलन का मतलब क्या है? आंदोलन जो है किसी प्राचीन समय से चली आ रही व्यवस्थाओं के खिलाफ, उसको बदलने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सुसंगठित रूप से एक जन के द्वारा किया गया विद्रोह का स्वरूप या फिर जन आंदोलन ही क्या है? आपका आंदोलन है। जो अमूल चूल परिवर्तन, जो पुराने समय से जो है चीजें चल रही है, बस दोनों में जो मेन डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस क्या है बेटा? मेन डिफरेंस ये है कि एक तो आपका असंगठित है और दूसरा क्या है? संगठित स्वरूप है। हमारी 1857 की क्रांति, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? इसकी असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि संगठित स्वरूप में नहीं थी। कोई एक इसका मुखिया नहीं बना, आगे होकर के कोई भी एक व्यक्ति आया ही नहीं कि हाँ यस मैं इसको संभालता हूं। नेतृत्व का अभाव, सुव्यवस्थित स्वरूप नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह एक जो, हालांकि निर्धारित जो दिन तय किया गया था, उस दिन से पूर्व ही, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा अव्यवस्थित हो गई थी कि उस दिन से पूर्व ही लोगों के मन में भड़कती हुई ज्वाला बाहर आ गई सड़कों पर, और कई जगह तो अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत कर दी गई। तो कहीं ना कहीं असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि सुव्यवस्थित नहीं थी, असंगठित थी। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह, अलग अलग स्वरूपों में ये हुई। तो ये इसके पीछे, असफलता के पीछे कारण। और फिर नेतृत्व का अभाव, लीडर नहीं कोई। और तत्कालीन स्थितियों की, मैंने कहा कि तत्कालीन स्थितियों की बात करेंगे कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, प्रमुख सैनिक अधिकारी कौन था। ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। 1857, 1857, 1857 की क्रांति।
और इसमें पहला हम लोग टॉपिक चर्चा कर रहे हैं जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत कहां कहां से हमें पता चलता है कि कहां कहां से जो है चीजें उद्गलित हुई, किस प्रकार में, इसका स्वरूप क्या था, कहां कौन कौन से ऐसे ग्रंथ है जहां इसके बारे में उल्लेख किया गया। तो सबसे पहले यदि हम बात करें 1857 की क्रांति के ऊपर लिखा गया प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ कौन सा था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। तो उसके बारे में याद रखें, क्या याद रखेंगे कि माझा प्रवास। आप ये बात सोचना दिमाग में कि गुरुजी ने हमसे एक बात साझा की थी, क्या, कि माझा खींचना है, माझा प्रवास। 1857 की क्रांति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो माझा प्रवास है। माझा प्रवास की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कि इसके जो लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। लेखक कौन है, विष्णु भट्ट गोडसे इसके लेखक हैं। मूलतः यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि माझा प्रवास जो था एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है। और इस यात्रा वृत्तांत को लिखा किसने है, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। अपनी आप बीती अपनी आंखों से देखा हुआ प्रथम विवरण दिया गया है किसके द्वारा, विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। मद्रास के रहने वाले व्यक्ति, कहां के रहने वाले, मद्रास के रहने वाले व्यक्ति। और ऐसा कहा जाता है कि ये मद्रास से कहां जा रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे। कहां जा रहे थे, ग्वालियर, किसी समारोह में शामिल होने के लिए मद्रास से जाते हैं बस के माध्यम से उस समय। और उन्होंने देखा कि इस दौरान ग्वालियर और उसके आसपास उत्तरी भारत जो क्षेत्र था वहां पर क्रांति की आग लग चुकी है। लोग इन अंग्रेजों को दौड़ दौड़ करके मारने में लगे हुए हैं और अंग्रेज लोग भी इन भारतीय जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। किस प्रकार से उनका दमन किया जा रहा है, किस प्रकार से लाठीचार्ज, किस प्रकार से गोलियां बरसा रही है निहत्थे भारतीय लोगों के ऊपर। ये सारी की सारी बातें माझा प्रवास में लिखी गई, किसके द्वारा, विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। तो याद रखिएगा कि विष्णु भट्ट गोडसे ने क्या लिखा, माझा प्रवास लिखा, जो कि मूलतः यात्रा वृत्तांत है। मद्रासी भाषा में इसको लिखा गया। और इस विष्णु भट्ट गोडसे ने इस माझा प्रवास में कुल 84 नियमों का उल्लेख करते हैं। कितने, 84 नियम, 84 नियमों का वो उल्लेख करते हैं। और इन 84 नियमों के माध्यम से कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 84 ऐसे नियम बना रखे हैं जिनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता का खून चूसती है। भारतीय जनता का खून चूसती है, भारतीय लोगों का ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। तो कुल 84 नियमों की वहां पर बात की जाती है। कहां पर, माझा प्रवास में। कहां पर, माझा प्रवास में। ये उनके आंखों देखा विवरण है जब उन्होंने उत्तरी भारत में विद्रोह को देखा, इस क्रांति के महान स्वरूप को देखा। तो सर्वप्रथम ग्वालियर और उत्तर भारत में देखे गए विद्रोह का उल्लेख किया गया है। कहां पर किया गया है, माझा प्रवास में किया गया है। माझा प्रवास देखिएगा कि 1857 की क्रांति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, सबसे पहले साझा कर रहा हूं जानकारी। जानकारी क्या, सबसे पहले साझा कर रहा हूं, साझा से याद रखिएगा माझा, माझा प्रवास। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, माझा प्रवास। माझा प्रवास याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि 1857 की क्रांति पर, 1857 की क्रांति पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, लिखी गई प्रथम पुस्तक है, प्रथम पुस्तक मानी जाती है। याद रखिएगा लेखक कौन है इसके,
तो देखिएगा लेखक इसके विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे। याद रखिएगा कि क्या विवरण है, क्या है ये माझा प्रवास। तो याद रखिएगा कि माझा प्रवास यात्रा वृतांत है। माझा प्रवास एक यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत है, जो कि गोडसे द्वारा मद्रास से ग्वालियर जाते समय, मद्रास से ग्वालियर जाते समय देखे गए क्रांति के, देखे गए क्रांति
इस ग्रंथ में उन 84 नियमों का उन 84 किया है, उल्लेख किया है। ठीक है, ये हमने बात की माजा प्रवास की, है ना। कुछ थोड़ा सा कुछ हल्का सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो अभी पता चला कि बीच में वॉइस थोड़ी सी चली गई थी। मैं वापस चीज़ें आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। देखिएगा, 1857 की क्रांति के स्रोत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे माजा प्रवास की। माजा प्रवास 1857 की क्रांति पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है, ये हमने बात की। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे हैं। विष्णु भट्ट गोडसे वस्तुतः मद्रास से ग्वालियर के लिए किसी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं, और इसी दौरान उन्होंने खुद अपने स्वयं आंखों से दृश्य देखे कि उत्तरी भारत और ग्वालियर में देखे गए विद्रोह का उन्होंने क्या किया है, इसमें उल्लेख किया है। ठीक है, देखी गई क्रांति की घटनाओं का उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। कहां कहां? ग्वालियर, ठीक है, वे उत्तरी भारत, वे उत्तरी भारत की घटनाओं का घटनाएं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, होगी बात क्लियर। आगे चलते हैं, तो याद रखिएगा कि माजा प्रवास मूलतः कौन सी भाषा में? मद्रासी भाषा में लिखा गया था, और विष्णु भट्ट गोडसे ने इस ग्रंथ में उन 84 नियमों का उल्लेख किया है जिसके माध्यम से अंग्रेज जो है वो भारतीय लोगों का क्या कर रहे थे? उत्पीड़न कर रहे थे। ठीक है, तो उन 84 नियमों का उल्लेख किया है जिनके माध्यम से अंग्रेज भारतीय जनता का उत्पीड़न कर रही थी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो पहला ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। ग्रंथ का नाम मिलता है फ्रॉम स्पॉय टू सूबेदार। अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछ लिया गया है फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार किसके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ? वस्तुतः नारगेट दास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में 1857 में विद्रोह के 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में भाग लेने वाला एक सैनिक, और सैनिक का नाम क्या है? सीताराम पांडे। पांडे जी कमाल हो तुसी, है ना। सीताराम पांडे के संस्मरणों को जो है उन्होंने अवधी भाषा में बड़ा ही सुंदर और जो है हृदय विदारक उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। ठीक है, उन संस्मरणों का अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा कि सीताराम पांडे जी ने जो अवधी भाषा में अपने जो संस्मरण लिखे, इन्हीं संस्मरणों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? नारगेट दास के द्वारा। तो नंबर 2 ग्रंथ जिसका नाम क्या है? फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार। नंबर 2, फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार। फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार। फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार। देखिएगा, वापस सुनिए, हम बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया? नारगेट दास के द्वारा। किसके द्वारा? नारगेट दास के द्वारा। क्या लिखा गया है वस्तुतः?
तो ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति में एक सैनिक, महान सैनिक, जिसका नाम क्या मिलता है, सीताराम पांडे। इन सीताराम पांडे जी ने अपने संस्मरण लिखे 1857 की क्रांति के दौरान के अवधी भाषा में, और इन्हीं अवधी भाषा के संस्मरण को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित करके लिखा गया। किसके द्वारा? नारगेट दास के द्वारा। किसके द्वारा? नारगेट दास के द्वारा। किसमें लिखा गया? फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार, जहां अंग्रेजों की दमनात्मक नीतियों का उल्लेख किया गया है। अगली क्लास में मैं कोशिश भी करूंगा कि आपको एक तस्वीर साझा करूं। हालांकि मेरा हृदय मन नहीं था इस तस्वीर को साझा करने का, इसलिए मैंने अभी लगवाया नहीं। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों का किस प्रकार से उत्पीड़न किया गया, इसमें वहां पर एक तस्वीर दिखाई गई है जहां एक सैनिक को बिल्कुल और बिल्कुल मरणासन अवस्था में दिखाया गया है कि इस प्रकार से भारतीय सैनिकों के ऊपर भी क्या किया जाता था? अत्याचार किया जाता था। तो फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार किसके द्वारा? नारगेट दास के द्वारा लिखित। नारगेट दास द्वारा अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखित ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ है कि इस ग्रंथ में अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के एक सैनिक सीताराम पांडे, सीताराम पांडे के संस्मरण के अवधी भाषा में, के अवधी भाषा में लिखे गए संस्मरणों, लिखे गए संस्मरणों का अनुवाद किया गया है। अनुवाद नारगेट दास के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये याद रखिएगा बात, क्या? अवधी भाषा में जो संस्मरण लिखे गए, इन अवधी भाषा के संस्मरणों का ही अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था किसने? नारगेट दास ने। कौन से ग्रंथ में? द स्प्रोय फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार, फ्रॉम स्पॉय टू द सूबेदार में ये सारी की सारी बातें, ये घटनाएं, जो संस्मरण सीताराम पांडे ने दिए कि वो किस प्रकार से एक बड़े सैनिक अधिकारी के रूप में पद में थे, बाद में उनसे उनका पद छीन लिया गया, और किस प्रकार से जो है उनको प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से भारतीय सैनिकों को प्रताड़ित किया जाता था, और किस प्रकार से जनता की दयनीय स्थितियां थी। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी गई थी? स्प्रोय टू द सूबेदार नामक ग्रंथ में। ठीक है, कई जगह आपको द स्प्रोय भी मिल सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने दो ग्रंथों की बात की,
नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से प्रश्न पूछा जाता है, अ ग्रेट रिबेलियन। ग्रंथ का नाम क्या है? अ ग्रेट रिबेलियन। ग्रेट रिबेलियन, ग्रंथ का नाम क्या है? अ ग्रेट रिबेलियन। क्या है ये द ग्रेट रिबेलियन? तो ग्रेट आपसे इससे सम्मिलित करने वाला प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। तो याद रखिएगा, हमने कहा कि ग्रेट किसको माना जाता था? महान राजा कौन हुए? अशोक। भाई महान कौन था? अशोक महान था ना। तो इसी से याद रखिएगा कि जहां पर द ग्रेट शब्द आ जाए, शब्द क्या आ जाए? द ग्रेट शब्द आ जाए, तो द ग्रेट शब्द आते याद रखिएगा कि किसने लिखा? अशोक मेहता के द्वारा। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता की। देखो यहां से आपका जो प्रश्न आएगा वो सम्मिलित करने वाला प्रश्न यहां पर देखा जाता है। एक तरफ आपका ग्रंथ का नाम अभी फर्स्ट पेपर में आया, जो संस्कृत शिक्षा विभाग ने जो करवाया उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। एक तरफ आपका ग्रंथ का नाम और दूसरी तरफ उसके रचयिता का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, उसके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो हमने 2 ग्रंथों की अब तक बात की। हमने माझा प्रवास की बात की विष्णु भट्ट गोडसे, हमने बात करी थी फ्रॉम स्पोय टू द सूबेदार या द फ्रो स्पोय टू द सूबेदार नारगेट दास की। किसके संस्मरण हैं? वस्तुतः उसमें सीताराम पांडे के हैं। अवधी भाषा के संस्मरण थे, अंग्रेजी भाषा में उनका अनुवाद कर दिया गया था नारगेट दास के द्वारा। तीसरा ग्रंथ हम बात कर रहे हैं ग्रेट रिबेलियन। और ग्रेट जब भी शब्द आए तो एक ही दिमाग में आती है ग्रेट, अशोक, अशोक महान। तो उसे से याद रखिएगा कि अशोक मेहता द्वारा लिखित ग्रंथ, अशोक मेहता, अशोक मेहता द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन सा? ग्रेट रिबेलियन। आगे बात समझ में क्लियर है? अगली नंबर 4, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इससे तो कौन अपरिचित होगा भाई, सब लोगों को पता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम महान स्वतंत्रता संग्राम। ये बात किसने कही? जो व्यक्ति वीर होगा वही तो कह सकता है ना। स्वतंत्रता संग्राम में कौन भाग लेगा? याद रखिएगा, कैसे याद करना है कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन भाग लेगा? तो कौन भाग लेगा? जो व्यक्ति वीर होगा, जो लड़ने से, जो मरने से नहीं डरता है, वही तो भाग लेगा ना। यस और नो? तो वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि 1857 की 50वीं जो वर्षगांठ थी, इस 50वीं वर्षगांठ के ऊपर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किसके द्वारा लिखा गया? वी.डी. सावरकर। लेखक विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। चलिए नेक्स्ट ग्रंथ की बात करते हैं। 1857, 1857, सीधी सीधी क्या है? 1857 सीधा सीधा 1857। 1857, 1857 सीधी सीधी बात। और सीधी बात किसने करी? सेन साहब ने। याद रखिएगा कि सीधी बात किसने करी? सेन साहब ने। और सेन साहब बोले तो कौन? एस.एन. सेन।
एस एन सेन क्रांति के 100 वर्ष बाद लगभग 1957 के आसपास लिखा गया ग्रंथ एस एन सेन 1857। देखो 50वीं वर्षगांठ के ऊपर लिखा, 50वीं वर्षगांठ पर तो किसने लिखा? एस वीडी सावरकर ने। और 1857 सीधी सीधी बात किसने कही? किसी ने कहा कि भारत का प्रथम महान स्वतंत्रता संग्राम, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन सीधी सीधी बात किसने कही? सीधी सीधी बात कही सेन साहब ने। किसने बात कही? सेन साहब ने। सेन साहब ने कहा अरे फालतू की बातें मत करो, ये तो सीधा सीधा 1857 है। ये क्या है? 1857 है। तो एस एन सेन, सीधी बात किसने करी? एस एन सेन ने। लगभग 100वें वर्ष। लेखक इसके कौन है? एस एन सेन। लेखक एस एन सेन कौन है? एस एन सेन। 100वीं वर्षगांठ पर, कब? 100वीं वर्षगांठ पर तो मतलब क्या? 1957। कब? 1957। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखो हमने विशेष रूप से 5 ग्रंथों की बात की है। कौन कौन से ग्रंथ है वापस फटाफट बता रहा हूँ। माझा प्रवास पहला ग्रंथ माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने लिखा? विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा। क्या है? यात्रा वृत्तांत है, मद्रासी भाषा का है, ठीक है। ए फ्रॉम स्पोर्ट टू द सूबेदार नारगेट दास की है। विशेषतः इसमें संस्मरण किसके हैं? सीताराम पांडे के संस्मरण है, जो अवधी भाषा में लिखे थे। इन्हीं संस्मरणों का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में किसने? नारगेट दास ने। फिर हमने बात की बेटा द ग्रेट रिबेलियन, अ ग्रेट रिबेलियन, ठीक है। तो महान कौन? अशोक। और अशोक से याद रखिएगा अशोक मेहता। फिर हमने बात की कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा? वीडी सावरकर ने 50वीं वर्षगांठ के ऊपर लिखा, ठीक है। 1857 1857 सीधे सीधी बात की किसने? सेन साहब ने कहा कि देखो मुझे घुमाना फिराना बातें शौक नहीं है, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूं कि साहब ये किसने लिखा था? जो है 1857 किसने? एस एन सेन ने। आगे बात करते हैं। वन लाइनर प्रश्न कि 1857 की विद्रोह के समय क्या क्या स्थितियां हैं, देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से आते हैं आपके, ठीक है। या तो बड़ा जो एग्जाम होता है उसमें आपका क्या पूछ लिया जाता है? सीधे सीधे ग्रंथ में सम्मिलित करने वाला प्रश्न दे दिया जाता है कि कौन सा ग्रंथ किसका है, ठीक है। हमने 5-6 ग्रंथों की बात कर ली, ठीक है। एक ग्रंथ और यदि आप देखना चाहें तो एक ग्रंथ और है जिसका नाम है द स्पोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए वो भी बता देता हूं। क्या ग्रंथ का क्या नाम है? द स्पोय म्यूटिनी, द स्पोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। इतनी बड़ी जूम करी हुई बात आर.सी. मजूमदार, किसके द्वारा लिखा गया था? आर.सी. मजूमदार। इतनी बार वो कहते हैं स्पोय म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह। इतना चश्मा लगा के देखा किसने? आर.सी. मजूमदार ने झूम करके देखा। आर.सी. मजूमदार ने ग्रंथ जो लिखा, क्या ग्रंथ का क्या नाम था? द स्पोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई ग्रंथ। एक और लिख देता हूं, चलिए नंबर 6, द स्पोय म्यूटिनी revolt of 1856। आर.सी. मजूमदार, आर.सी.
मजूमदार, आरसी मजूमदार। ठीक है, आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या है? द स्पोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। केवल 1857 आ जाए तो देखो याद रखना 1857 तो सीधी सीधी बात है एसएन सेन। क्या है? सीधी सीधी बात एसएन सेन। ठीक है, अब अगली हम बात कर लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यही आपको याद करवाने का प्रयास करूंगा कि 1857 की क्रांति के समय आपका प्रश्न पूछा जाता है कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो जब हमने स्टार्ट किया तब मैंने आपको एक बात बताई। मैंने क्या बात बताई कि भारतीय लोग असफल हो गए, विक्ट्री तो हमें मिली नहीं। और उसके पीछे कारण क्या था यह भी हमने बात की। भाई नेतृत्व का अभाव था, संगठित नहीं थे, सुव्यवस्थित रूप से इसको संचालन इसका कर ही नहीं पाए बेचारे जीव। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि हमें विक्ट्री नहीं मिली, और विक्ट्री नहीं मिली तो महारानी कैसी बनेंगी, है ना। तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड की महारानी उस समय कौन थी? विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। भारतीय लोगों के हाथ से, किससे? हाथ से विक्ट्री छीन ली गई। पाम, हथेली, हाथ, ठीक है ना, ये क्या है? पाम है ना। तो याद रखिएगा कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री पीएम से, याद वैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पीएम से पाम स्टर्न। उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे ब्रिटेन के? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? पाम स्टर्न। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था? चलिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण। तो प्रधान सैनिक तो 1857 की क्रांति में प्रधान सैनिक तो कोई भी हो सकता है। प्रधान सैनिक तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब एनी सन हो सकता है, एनी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और उस समय भारत में जो है बादशाह कौन हुआ करते थे? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय इस समय जो थे भारत में मुगल बादशाह हुआ करते थे। मुगलों का भी पतन एक तरीके से प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इन बादशाह को भी आगे जब हम बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग साहब जी ने इनकी बहुत बुरी हालत की थी। हालांकि इन्हें ये तक कह दिया गया कि लाल किला खाली करो, और लाल किला खाली करने के बाद आपको वहीं पर दिल्ली में ही छोटी सी बस्ती में कोई कुटिया दे दी जाएगी, वहां पर रहिए आप जाकर के। लाल किला खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। और साथ ही साथ इन्हें यह भी कह दिया कि आप किसी भी प्रकार का पद नाम, ये क्या होता है बादशाह, आप अपने नाम से पूर्व अपनी उपाधि या पद का उपयोग नहीं कर सकते। इतनी बुरी स्थिति कर दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय पहला सीधा याद रखिएगा बेटा, पहला ही प्रश्न क्या आता है कि इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी कौन? तो इंग्लैंड की महारानी, मैंने कहा ना भारतीयों को विक्ट्री नहीं मिली, इसलिए याद रखिएगा, विक्ट्री तो अंग्रेजों को मिली, इसलिए याद रखिएगा कि विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी कौन है? विक्टोरिया है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। फिर हमने कहा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, नंबर 2, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीएम। ठीक है, पीएम से पी याद रखिएगा, पाम स्टर्न, पाम स्टर्न। ठीक है, नेक्स्ट बात नंबर 3 कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी खतरनाक वाला प्रश्न है। यहां से 2-3 चीजें मैं आपको और एडिशनल बताने वाला हूं। तो लॉर्ड कैनिंग,
लॉर्ड वस्तुतः उपाधि हुआ करती थी और कैनिंग इनका नाम है, लॉर्ड कैनिंग। फिर यदि हम बात करते हैं कि कंपनी का प्रधान सैनिक, कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था? प्रधान सैनिक, तो मैंने कहा ना सैनिक तो कोई भी हो सकता है, तो याद रखिएगा कौन बेटा? एनीसन। कौन थे? एनीसन। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बात करते हैं। और इस समय बादशाह कौन थे? बादशाह, तो बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात समझ में देखिएगा। महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें क्या थोड़ी सी, क्योंकि हम यहाँ गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने यहाँ पर शब्द लिखा ना कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। क्यों दोस्तों? 1853 का चार्टर अधिनियम आया जहां पर पहली बार कंपनी के शासन को समाप्त करने की बात कही गई, और उसके बाद 1857 का जो है महान विद्रोह हुआ, और उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः एक तरीके से समाप्त करने की बात कही गई, और एक नया पद सर्जित किया गया। भारत की शासन व्यवस्था सीधे सीधे उठा करके ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई, और एक नया पद सर्जित किया गया जिसका नाम क्या था? वायसराय। क्या नाम था? वायसराय। वायसराय कौन और गवर्नर जनरल कौन? इसका देखो कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया। नहीं बेटा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं किया, एक नया पद लेकर के आए थे जिसका नाम क्या था? वायसराय। व्यक्ति एक है और पद नाम दो है। व्यक्ति एक, पद नाम दो, और कार्य अलग अलग है। गवर्नर जनरल कब? जब ये व्यक्ति सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कार्य करे, जब ये सीधे सीधे ब्रिटिश ताज अर्थात महारानी विक्टोरिया के प्रति जवाबदेह हो, और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इन केंद्र शासित प्रदेश और जो मूल केंद्र हैं, जिला मुख्यालय, उनकी कार्यवाही करे, उनकी जितनी भी सारी जो रिपोर्ट है वो सीधे सीधे ब्रिटिश ताज को सौंप दे। तो उस समय ये व्यक्ति क्या कहलाता था? गवर्नर जनरल कहलाता था, जीजी कहलाता था। लेकिन यही व्यक्ति यदि देशी रियासतों में जाए, भाई भारत रियासतों में बटा हुआ था प्राचीन भारत, तो यदि यही व्यक्ति देशी रियासतों में जाए तो इसका पदनाम बदल करके क्या हो जाता था बेटा? वायसराय हो जाता था। क्या हो जाता था? वायसराय। और ये वायसराय स्वयं के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब गवर्नर जनरल के अधीन था ये पद वस्तुतः, लेकिन दिया एक ही व्यक्ति को जाता था, एक ही व्यक्ति के अधीन, मतलब एक व्यक्ति थे और पद नाम कितने थे? दो थे। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का जो अधिनियम आया, फिर उसके बाद में आप लोगों को पता है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम
भी जारी किया गया था, उसमें भी बहुत सारी चीजें परिवर्तित की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन कहलाता है? तो कौन कहलाते हैं? लॉर्ड कैनिंग कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? लॉर्ड कैनिंग। इन्हें दयालु गवर्नर भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण भी ये माना जाता है कि 1857 की क्रांति में जिन जिन लोगों ने विद्रोह किया और जिन्हें जेल में डाल दिया गया, उन जेल में डाले गए लोगों को इसने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। अब मुक्त करने के पीछे बड़ा कारण भी था बेटा। बड़ा कारण क्या था कि भारतीय लोगों को वो संभालने की स्थिति में नहीं था। उन्हें पता था कि यदि अब मुक्त नहीं किया ना तो भारतीय लोग का विद्रोह और अंदर से और ज्यादा आक्रोश होगा। एक तो दमन हुआ, तो मुक्त कर दिया, इसलिए इसको दयालु गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। थोड़ा सा दिमाग में केवल इतना सा याद रखना, बाकी ज्यादा कोई ध्यान देने वाली बात नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट अगली जो हम टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति का स्वरूप। 1857 क्रांति का स्वरूप, क्या स्वरूप था इसे? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही। कई लोग इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि साहब केवल और केवल सैनिक विद्रोह था, जो कि सैनिकों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों, जैसे हम आगे बात करेंगे डाक घर अधिनियम की बात करेंगे, हम सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम की बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। हम तात्कालिक कारणों की बात करेंगे, जहां हम एनफील्ड नामक राइफल की बात करने वाले हैं, ब्राउन बेस राइफल की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम कारतूस के चर्बी युक्त कारतूसों की बात करने वाले हैं, हम बर्मा का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सैनिकों को जो है नाराज कर दिया गया, और सैनिकों का ये जो विद्रोह था, ये सैनिकों को नाराज करने के कारण धीरे धीरे उस सैनिकों के मन में उनके प्रति जो है असंतोष फैलता गया, असंतोष व्याप्त होता गया, और बाद में जो है इन्हीं सैनिकों ने इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ ये जो धीरे धीरे जो घड़ा भर रहा था ना, इस घड़े को फोड़ दिया। किस रूप में? इस विद्रोह के रूप में। तो कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने इसको क्या कहा? सैनिक विद्रोह कहा। क्या कहा बेटा? सैनिक विद्रोह कहा। कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इसे केवल और केवल सैनिक विद्रोह कहते हैं? अभी यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सैनिक विद्रोह कहना कहीं से भी मुझे तो ठीक नहीं लगता। ऐसी बातें जो करता है ना, उस व्यक्ति के तो मुंह सील देना चाहिए। तो एक तो शब्द याद रखिएगा, सीले। क्या याद रखेंगे? सीले। यूरोपीय कुछ विद्वान जैसे इस प्रकार की बातें उन्होंने बोली, हमारी जान निकाल दी। जॉन लॉरेंस, है ना, जॉन लॉरेंस सीले, चार्ल्स राइक्स, इन लोगों ने कहा कि ये जो था ये केवल और केवल सैनिक विद्रोह था। अब इस विद्रोह का, इस बात का, इस तथ्य का जो है समर्थन भी किया गया। भारतीय कुछ इतिहासकार हुए, उनके द्वारा, ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात, शायद उनको पता नहीं था कि क्या था, उनकी दिमाग बंद हो चुका था, इसलिए उन्होंने, भारतीय इतिहासकारों ने भी इसको सैनिक विद्रोह कह दिया। मैंने कहा ना शायद उनको पता नहीं था, तो याद रखिएगा शायद से सैयद अहमद खान ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह है, और फिर मैंने कहा उनका दिमाग बंद हो चुका था। तो याद रखिएगा कि दुर्गादास बंदोपाध्याय, ये कुछ भारतीय ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने यूरोपीय विद्वान रॉबर्ट जॉन सीले और चार्ल्स राइक्स के इन मतों का उन्होंने क्या किया? समर्थन किया कि हाँ ये केवल और केवल क्या था? सैनिक विद्रोह था। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब हम तात्कालिक कारणों की चर्चा करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस नामक जो राइफल चलती थी, उस ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एक नई राइफल लेकर के आए जिसका नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल में
जो कारतूस प्रयोग होता था वो कारतूस में क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी। इस प्रकार की चीजें आपको मैं दिखाऊंगा भी, खैर राइफल भी दिखाऊंगा, कारतूस भी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार की जो चीजें थी, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, विद्रोह सैनिकों ने प्रारंभ अवश्य किया, लेकिन बाद में समाज का हर वर्ग, आप लोगों को पता है, जब हम बात करेंगे कि इसकी योजना कहां पर बनी, किस प्रकार में बनी, क्या क्या इसकी तिथि निर्धारित की गई और किस प्रकार से यह संचालित की गई और किस प्रकार से इसका जो है प्रतीक चिन्ह रखा गया, रोटी और कमल। समाज के हर गरीब तबके के पास में रोटी का निशान। तो कहीं ना कहीं बाद में हाँ, सैनिक हम मान सकते हैं कि सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ अवश्य हुआ, सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ अवश्य हुआ, लेकिन इसको सैनिक विद्रोह कहना उचित नहीं है, क्योंकि बाद में समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें क्या ले लिया था, भाग ले लिया था। तो देखिएगा, नंबर 1 हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 में यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह। तो इसके समर्थक नंबर 1 यूरोपीय इतिहासकार। और यूरोपीय इतिहासकार ऐसे कौन कौन से हैं जो ये कहते हैं कि साहब ये केवल और केवल सैनिक विद्रोह था। यूरोपीय इतिहासकार, तो देखिएगा कौन थे इसमें, रॉबर्ट्स जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट्स जॉन लॉरेंस, सीले और चार्ल्स राइक्स। चार्ल्स राइक्स याद रखिएगा। नंबर 2 भारतीय, कौन कौन से ऐसे भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने इस चीज का समर्थन किया, इन्होंने सैनिक विद्रोह किया। तो दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास बंदोपाध्याय। एंड इसके साथ में मैंने कहा ना कि शायद उनको पता नहीं था, तो सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। क्या ये कहना इनके लिए सही था? नहीं। देखिएगा, यूरोपीय इतिहासकार जॉन रॉबर्ट्स लॉरेंस, सीले और चार्ल्स राइक्स इस प्रकार की बात करते हैं कि ये केवल और केवल सैनिक विद्रोह था। इन्हीं का समर्थन किया कुछ भारतीय इतिहासकार, जैसे दुर्गादास बंदोपाध्याय, उनका दिमाग बंद हो गया था और शायद उनको पता नहीं था, तो सैयद अहमद खां। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। निष्कर्ष रूप में हम कहें एक बात, निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष है इसका? तो देखिएगा कि सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ अवश्य हुआ, निसंदेह एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में समाज का प्रत्येक वर्ग इसमें शामिल हो गया, प्रत्येक वर्ग ने, समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। तो इसको केवल सैनिक विद्रोह कह ही नहीं सकते। हम क्रांति की बात कहते हैं तो कहने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। कोई एक विशेष समुदाय, सैनिक समुदाय के द्वारा नहीं किया गया था, मैंने आपको कारण भी बताए। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि हम, हाँ, सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, निसंदेह ये बात सही है, लेकिन बाद में समाज के हर वर्ग ने इसमें क्या ले लिया, भाग ले लिया। तो निसंदेह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ। परंतु बाद में समाज के प्रत्येक वर्ग ने, बाद में समाज के प्रत्येक वर्ग ने, समाज के प्रत्येक वर्ग ने इसमें भाग लिया, इसमें भाग लिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसे केवल सैनिक विद्रोह मानना, केवल और केवल सैनिक विद्रोह मानना ये असंगत है, गलत है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ग ने क्या लिया है बेटा, इसमें भाग लिया है। नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने वाले, नंबर 2 क्या कहा गया, नंबर 2, तो ध्यान से सुनिएगा। इसे कहा गया हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, या फिर इसे कह दिया गया मुस्लिम षड्यंत्र। इतनी आउट बात की, बहुत आउट बात है ना ये तो, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, अलग समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बात तो कोई डब्ल्यू कर सकता है, अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये तो बहुत आउट बात कही है कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है या मुस्लिम षड्यंत्र है, ऐसी बात तो कोई डब्ल्यू कर सकता है। तो जेम्स आउटरम, किसने कहा ये बात, जेम्स आउटरम ने। और मैंने कहा ना ऐसी बात तो कोई डब्ल्यू कर सकता है, तो डब्ल्यू टेलर। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आड़ में, ये प्रश्न आया जो अभी शब्द में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि हिंदुओं के आड़ में ये मुस्लिम षड्यंत्र था। क्यों था, क्योंकि मुस्लिमों की सत्ता समाप्त हो चुकी थी। जो मुगल शासन था, ये मुगल शासन अपने पतन की ओर उन्मुख था। अब ये मुगल शासन यदि पतन की तरफ हम बात करें तो वो तो मामला तो खत्म 1707 में हो गया था, औरंगजेब के समय, ठीक है। तो बड़ी आउट बात करी उन्होंने, कहा कि मुस्लिम वापस एक बार पुनः सत्ता की स्थापना की प्रयास करना चाहते थे, वो वापस अपने आप को सशक्त बनाना चाहते थे भारत में, इसलिए उन्होंने हिंदुओं की आड़ ली, उन्होंने हिंदुओं की आड़ ली, और हिंदुओं की आड़ लेकर के जो है उन्होंने क्या कर दिया, ये विद्रोह कर दिया। ये मुस्लिमों का षड्यंत्र था, इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने वाले व्यक्ति, मैंने कहा ना आउट बात करी है, जेम्स आउटरम। और साथ ही साथ मैंने कहा कि ये ऐसी बात तो कोई डब्ल्यू कर सकता है, तो डब्ल्यू टेलर। कौन है, डब्ल्यू टेलर। ऐसे लोगों को कुएं में डाल दो यार, और कुएं में डाल करके मोरी ऊपर खींच लो। याद रखना, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि कुएं में डाल दो यार, और फिर क्या, मोरी ऊपर खींच लो। तो कूपलैंड और मॉरिसन, कूपलैंड और मॉरिसन जो थे, ये इस कथन का समर्थन करते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों, यदि निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं ना, तो 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा हिंदू लोगों ने भाग लिया। सर्वाधिक जो सैनिक थे वो हालांकि अवध के थे, है ना। बेगम हजरत महल की बात करेंगे, हम वाजिद अली शाह की बात करेंगे, जब उसके डलहौजी के राज्य हड़प नीति की हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखना कि जो सबसे ज्यादा जो भाग लिया गया था वो तो हिंदू शासकों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा सर्वाधिक भाग लिया था। तो ये मुस्लिम शासन की पुनः स्थापना का प्रयास, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये बातें कहने ठीक नहीं थी। ये कथन भी आपका क्या है, गलत साबित होता। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम षड्यंत्र, इसको क्या कह दिया गया, मुस्लिम षड्यंत्र, मुस्लिम षड्यंत्र या हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हाँ, ये बात जरूर है कि इस महान क्रांति के बाद में हिंदू और मुस्लिम में जो समन्वय हुआ, जो कोऑर्डिनेशन हुआ, वो देखने के लायक था।
सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा हिंदू और मुस्लिम वर्ग के ऊपर पड़ा। ठीक है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं समर्थक। तो मैंने कहा ना कि आउट बात कर दी भाई, ये तो जेम्स आउटरम, ये अभी आया है प्रश्न, याद रखना, जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू, मैंने कहा ना कोई इस प्रकार की बात तो कोई डब्ल्यू कर सकता है, तो डब्ल्यू टेलर। क्या कहा इन्होंने, कथन क्या मिलता है इनका, कथन क्या है इनका? तो उन्होंने क्या कथन कहा कि हिंदुओं की आड़ में मुस्लिमों का षड्यंत्र था, मुस्लिम शासन की पुनः स्थापना का प्रयास था। हिंदुओं की आड़ में मुस्लिम षड्यंत्र था, मुस्लिम षड्यंत्र था, क्योंकि मुस्लिम पुनः सत्ता की स्थापना का प्रयास कर रहे थे। मुस्लिम पुनः सत्ता की स्थापना का प्रयास कर रहे थे, स्थापना का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, मैंने कहा ना ऐसी जो बात करता है ना उसको कुएं में डाल दो, ऐसी जो बात करता है उसको क्या कर दो, कुएं में डाल दो। तो इस कथन का समर्थन कूपलैंड और फिर मोरी खींच लो, बोरी डाल दो ऊपर, ठीक है ना, बोरी डाल दो, ठीक है, कुएं में डाल के उसके पे बोरी डाल दो ताकि बाहर नहीं निकले। तो याद रखिएगा मोरिसन, ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस कथन का समर्थन या इस मत का समर्थन, ये नोट है आप लोगों के लिए विशेष कि इस मत का समर्थन कूपलैंड व मॉरिसन के द्वारा भी किया गया है, मॉरिसन द्वारा भी किया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करने वाले हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं इसके लिए कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में हिंदुओं द्वारा सर्वाधिक भाग लिया गया। हिंदुओं ने सर्वाधिक भाग लिया। ठीक है, अतः यह कथन अनुचित है। आगे बात समझ में। आगे नंबर 3 यदि हम बात करते हैं इसके स्वरूप की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई इसे, और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसी और ने नहीं, बेंजामिन डिजरली
जिन्होंने 1857 के इस क्रांति को उन्होंने कहा कि फालतू की बकवास मत करो तुम लोग, है ना, जिसे तुम सैनिक विद्रोह कर रहे हो, जिसे षड्यंत्र बता रहे हो, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। वस्तुतः बेंजामिन डिज़रली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 27 जुलाई 1857 को जब हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक चल रही थी, तो इसी समय उन्होंने ये बात कही कि ये देखो, ये इस प्रकार की अनुचित चीजें आप कह रहे हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि भारतीय लोगों ने अपना रक्त बहाया है। इसे आप सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। यही बेंजामिन डिज़रली आगे चल करके जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। एसएन सेन, जिन्होंने 1857 ग्रंथ लिखा, वो भी इस बात से कहीं ना कहीं तारतम्यता रखते हैं, एक सारगर्भित इस रूप को लेते हैं। वो इसका समर्थन करते हैं कि हाँ, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और यदि हम बात करें तो यथार्थ रूप में, क्योंकि भारत के लगभग संपूर्ण समस्त भागों में और समस्त भारतीय लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये राष्ट्रीय विद्रोह। इसे कहना कहीं पर भी तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अनुचित है। और राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति बेंजामिन डिज़रली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने आगे जाकर के। हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने ये सर्वप्रथम बात कही और इसका मत का समर्थन एसएन सेन के द्वारा भी किया गया था। खैर, ये सारी बातें हम करेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त और आह्लादित प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।